एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप फॉर पीसीएस में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पीसीएस की परीक्षाओं में और आपके यूज़फुल रहेंगे आने वाली वीओ की परीक्षा और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू कर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है जो वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। ए तूफान, बी वर्षा, सी स्वच्छ मौसम या डी शीतलहर। अगर वायुमंडलीय दाब अचानक से गिर जाए तो ये हमारा इंगित करता है, ये कौन सी स्थिति बनती है? ये आपकी बनती है ए तूफान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वे किनारे की ओर चले तो नाव ए किनारे की ओर बढ़ेगी, बी किनारे से दूर बढ़ेगी, सी स्थिर रहेगी या डी डूब जाएगी। तो देखिए, जैसे कि एक नाव है उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये आपका किनारा है। अगर वो किनारे की ओर बढ़े तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये जो नाव है वो किनारे से दूर चली जाएगी, दूर बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा? यह आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। अगर व्यक्ति इधर की ओर बल लगाता है तो नाव इधर की ओर बल लगाएगी, तो ये किनारे से दूर बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो ए पानी की सतह नीचे आ जाएगी, बी पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, सी पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी फिर नीचे गिरेगी, या डी पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। देखिए, अगर कोई गिलास है आपका, उसमें यदि पानी भरा हुआ है और उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो अगर वो पिघल जाएगा तो पानी की सतह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी की सतह के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पानी के ऊपर जो बर्फ है वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देता है, तो वो खुद ही पहले से ही उस जगह को घेरे हुए हैं, और जब वो पिघल जाएगा तो वो उसी में उसकी सतह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। यदि वह सिक्का उछालता है तो जो उसके पीछे गिरता है। तो रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी कैसे चल रही है? ए आगे अपरिवर्तित गति से, बी पीछे अपरिवर्तित गति से, सी आगे अवमंदन के साथ, और डी है आपके आगे गतिवर्धन के साथ। तो पहला जो है ऑप्शन वो कह रहा है कि भाई आगे की ओर तो चल रही है लेकिन उसकी गति कांस्टेंट है। दूसरा है पीछे की ओर चल रही है और गति कांस्टेंट है। सी है उसका आगे की ओर चल रही है लेकिन स्लो में चल रही है, मतलब स्लो होती जा रही है। और डी है आगे चल रही है लेकिन स्पीड उसकी बढ़ती चली आ रही है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति है वो ट्रेन के डब्बे में बैठा हुआ है और वो कोई सिक्का उछालता है और सिक्का उसके पीछे जाके गिर जाता है, तो क्या होगा कि कैसे चल रही है गाड़ी चल रही है डी आगे गतिवर्धन के साथ, मतलब उसकी गति बढ़ रही है और वो आगे की ओर चल रही है। तभी जड़त्व के नियम के अनुसार जो सिक्का होगा वो अपनी पुरानी स्टेट में रहेगा और व्यक्ति तो आगे बढ़ जाएगा, व्यक्ति आगे की ओर बढ़ जाएगा क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन सिक्का जो है वो पीछे ही रहेगा और उसके पीछे गिर जाएगा। तो इसलिए आगे गतिवर्धन के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 79। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है? नदियों का जो पानी बहता है, नदियों का पानी बहता है, फ्लो होता है, तो उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी स्थिर वैद्युत बल, या डी चुंबकीय बल। तो जो पानी जैसे चल रहा है, तो किसी भी चीज़ को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये घर्षण बल की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण का बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कैसे सही है आपका? इस पर बर्फ जमना स्टार्ट करती है, इस पर बर्फ जमना स्टार्ट करती है आपकी, तो यहाँ पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। वो खुद को सॉलिड स्टेट में परिवर्तित करने वाला होता है, इसलिए उसका घनत्व यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट उस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं।
जल का अधिकतम घनत्व होता है A 373 केल्विन पर, B 277 केल्विन पर, C 273 केल्विन पर या D 9 केल्विन पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका B 277 केल्विन पर। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसका उदाहरण है? इसका कारण क्या है? A स्थिरता का जड़त्व, B गति का जड़त्व, C जड़त्वाघूर्ण या D है आपका द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गति का जड़त्व। क्यों होगा भाई? क्योंकि ट्रेन में गति होना प्रारंभ हो गई है, तो उसका जो यात्री है तो उसकी बॉडी भी गति की स्टेट में आने वाली है। कौन सी स्टेट से? अभी उसकी बॉडी स्थिर है, फिर उसकी गति की स्टेट में उसकी बॉडी आने वाली है, स्थिर से गति की ओर आने वाली है। तो क्या होगा? उसके अंदर कौन सा जड़त्व होगा? वो होगा गति का जड़त्व होगा। तो बी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट 83 नंबर देखते हैं, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? A 1/3 एटमॉस्फेयर पर, B 1.25 एटमॉस्फेयर पर, C 5 एटमॉस्फेयर पर या D 15 एटमॉस्फेयर पर। तो जिसका पहला वाला आंसर है A 1/3 एटमॉस्फेयर पर, वही सही है इसका आंसर। तो जल इस तनाव पर रहता है आपकी भूमि के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका 91। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? A वायु में, B जल में, C हाइड्रोजन में या D नाइट्रोजन में। तो इसका सही आंसर है आपका C हाइड्रोजन में उसका सबसे भार अधिकतम होता है। अब 92 की तरफ बढ़ते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब A वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, B वायुमंडलीय दाब से कम होता है, C वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या फिर D आपका वायुमंडलीय दबाव से बहुत कम होता है। तो देखिए साबुन के बुलबुले का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ए आपका सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि ए तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, बी तेल जल की अपेक्षा कम घना है, सी तेल का तल तनाव पानी से अधिक है या डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो क्या होगा? जब उसका तल तनाव पानी से कम होगा तो वो उसके ऊपर फैल जाएगा, उसके ऊपर फैल जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ए पानी के उत्प्लावन के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी श्यानता के कारण या डी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। जो हमारी सुई होती है अगर हम उसे इस पर डालें, पारे के ऊपर रखें तो उसमें तैरती रहेगी। क्यों तैरती रहेगी? क्योंकि जो पारे का पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण वो उस पर तैरती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि ए सुई की नोक नुकीली होती है, बी जहाज सपाट होता है, सी जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है या डी सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ये आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ये आपका डी सही हो जाएगा, जिसमें सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी का आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, तो वो उसमें अंदर डूब जाती है। और जबकि जो जहाज होता है उसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो अपने द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है, तो इसलिए वो उस पर तैरता रहता है। जब आगे देखिए 96 की तरफ बढ़ते हैं, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ए वह कुछ ऊपर उठता है, बी वह कुछ नीचे जाता है, सी वह उसी तल में रहता है या डी वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका। मान लीजिए आपका एक जहाज है, अभी वो नदी में चल रहा है और फिर वो ट्रांसफ़र हो गया आपका सी में आ गया वो, तो क्या होगा? वह कुछ
ऊपर उठ जाएगा, ए सही होगा। भाई ऐसा क्यों होगा कि वो कुछ ऊपर उठ जाएगा? वो इसलिए होगा क्योंकि जो समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है। तो जो उसमें जहाज होता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है, तो उसका ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, 97 की तरफ। निम्नांकित किरणों, पहला है अवरक्त, दूसरा है पराबैंगनी, तीसरा है गामा, चौथा है सूक्ष्म तरंग। तो इनका क्या करना है? तो इनको घटते हुए तरंग दैर्ध्य के आधार पर लगाइए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या बनता है आपका। तो सबसे पहले आपकी कौन सी लगेगी? सबसे पहले आपकी लगेगी गामा तरंग, सबसे पहले लगेगी आपकी गामा तरंग। दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी? फिर आएगी आपकी पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी मीन्स अल्ट्रा वायलेट, मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य वायलेट से भी कम है। अगर हम 7 रंगों में बांटते हैं तो क्या आता है विव की ओर? तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आपकी इससे भी कम होता है। तो इसके बाद आपका आएगा पराबैंगनी। फिर इसके बाद कौन सा लगेगा? इसके बाद आएगा आपका अवरक्त। अवरक्त क्या होता है? यानी जो इंफ्रारेड, रेड के बाद वाली अवरक्त होती है। तो फिर आएगी ये वाली और अंत में आएगी आपकी सूक्ष्म तरंग 4 नंबर पे। तो इस तरीके से आपका कौन सा वाला आंसर सही हो जाता है? आपका जो सही आंसर होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, 3214। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 98 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। उसका कारण ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। तो ए दे रखा है आपका, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है आपका ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। और डी है आपका ए सत्य है परंतु आर भी सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? इसका सही आंसर है ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता, लेकिन ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ये इसका कोई कारण नहीं है। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 99 की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ए आवृत्ति, बी आयाम, सी वेग या डी आपका तरंग दैर्ध्य है। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो आपकी आयाम से नापी जाती है, आयाम से। देखिए आपने एम्पलीफायर वर्ड सुना होगा। एम्पलीफायर क्या करता है? ध्वनि को कई गुना बढ़ा देता है, तो उसकी तीव्रता, प्रबलता बढ़ा देता है, सॉरी। तो जो प्रबलता होती है वो किससे नापी जाती है? आपकी आयाम से। तो एम्पलीफायर उसका आयाम ही बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। यदि बी ए, बी डब्ल्यू तथा बी एस क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हों तो क्या होगा? ए, जो बी ए है मतलब बी एयर कम होगी बी वाटर से और बी वाटर कम होगी बी स्टील से, या बी स्टील कम होगी वाटर से और वो कम होगी आपके एयर से, या सी है आपकी वाटर में कम चलेगी स्टील से और फिर वो कम चलेगी एयर से, या डी है आपका स्टील में सबसे कम चलेगी या फिर वाटर में उससे ज़्यादा और फिर एयर में सबसे ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है। जो आपकी जो ध्वनि होती है वो कैसे आपकी चलती है? वो चलती है आपकी जिन चीज़ों का घनत्व सबसे अधिक होता है वो उनमें सबसे तेज़ चलती है। तो सबसे तो पहले आपका आएगा स्टील में सबसे ज़्यादा तेज़ चलेगी वो। फिर उसके बाद उससे कम घनत्व किसका होता है? उससे कम होता है वाटर का, तो उससे कम चलेगी वो वाटर में। और सबसे कम घनत्व होगा इसमें एयर का, तो सबसे कम चलेगी वो एयर में। तो ऐसे इसका ए आंसर सही हो जाता है। देखिए सबसे कम रहेगी वो एयर में, उससे ज़्यादा रहेगी वाटर में और सबसे ज़्यादा रहेगी स्टील में, क्योंकि स्टील का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से इसका ए आंसर सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं
और ऐसे ही अन्य क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और उसमें कमेंट एंड शेयर